जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्यारे बच्चों की मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसका थ्योरी वीडियो लेकर आया था। और मैंने आप सभी को पार्ट 1 के वीडियो में कुछ सामान्य जानकारी दी थी और उस सामान्य जानकारी से आज मैं आगे की ओर बढ़ूँ उस आगे की ओर बढ़ूंगा। और जो आज जो नेक्स्ट वीडियो है, आज की जो नई वीडियो है, उसमें मैं आपको नई कुछ जानकारी दूंगा। तो मैंने जो भी कुछ कल पढ़ा, कल के वीडियो में मैंने जो कुछ भी देखा, तो उसको एक बार मैं आप सभी को रिवीजन करा देता हूँ, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और ताकि आप भूले ना। उसके बाद हम आगे की ओर वीडियो बढ़ेंगे और आगे की वीडियो में हम नई कुछ जानकारी लेंगे। तो रिवीजन कराने से पहले बस आप चैनल को पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपको वीडियो पर कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े और क्लास 12th जो ज्योग्राफी है उसकी तैयारी अच्छी तरह से कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बहुत अच्छा। वीडियो को शेयर भी कर दिए, और भी है बहुत अच्छा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। कल के वीडियो मैंने आप सभी को बताया था कि जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल, उसका पिता फ्रेडरिक रेटजेल है। अब मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो मैंने आप सभी को बताया था मानव भूगोल कहने का मतलब है कि मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक में मानव और प्रकृति के बीच कैसा संबंध रहा है, तो उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। या अधिवास अधिवास, बस्ती, जनसंख्या, परिवहन, रेल पथ, ये सब के बारे में अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था मानव भूगोल। तो मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। तो फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में आइए कुछ उनकी जानकारी ले लेते हैं, उनकी सामान्य जानकारी, उनकी जीवनी। तो फ्रेडरिक रेटजेल जी हैं, उनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में हुआ था और देहांत 1904 ईस्वी में हुआ था। जो फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के जनक थे, उनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ और मरण 1904 ईस्वी में हुआ। उसके बाद रेटजेल सर्वप्रथम अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक में मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन किया था। जो फ्रेडरिक रेटजेल हैं, वे जो जब सबसे पहली बार अपनी जो पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसी में मानव एवं प्रकृति के बीच के संबंध का अध्ययन किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रेडरिक रेटजेल सर्वप्रथम बार किस पुस्तक में मानव एवं प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन किया था? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि रेटजेल जी कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? तो जर्मनी के थे। तो इसको भी याद रखिएगा, कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। उसके बाद फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार हम जानेंगे कि मानव भूगोल के बारे में वे क्या परिभाषा देते थे, आइए जानते हैं। मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। वे कहते हैं कि मानव समाज और जो धरातल यानी पृथ्वी है उसके बीच संबंध है, यानी जो मानव है और पृथ्वी के बीच के संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। ये फ्रेडरिक रेटजेल कहते हैं। तो हमने जान लिया फ्रेडरिक रेटजेल जी के बारे में। तो आपसे जो भी क्वेश्चन फ्रेडरिक रेटजेल जी के बारे में पूछा जाएगा, तो आप आसानी से इसका आंसर लिख दीजिएगा। अब हम जानते हैं दूसरा दूसरा भूगोलवेत्ता, जिनका नाम है कुमारी एलन सैंपल। ये जो भूगोलवेत्ता है अमेरिका के रहने वाली है, जो कि रेटजेल की शिष्या थी। जो कुमारी एलन सैंपल है, ये अमेरिका की एक भूगोलवेत्ता है, जो कि रेटजेल की एक शिष्या है। इनका जन्म जो हुआ 1863 ईस्वी में हुआ तथा देहांत 1932 ईस्वी में हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेटजेल का जन्म कब हुआ? तो 1863 में, और देहांत कब हुआ? तो 1932 ईस्वी में। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद ये मानव भूगोल को परिभाषित करते हैं। तो ये मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए बोलते हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानवता और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।
ये मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो मानव क्रियाशील मानव है और अस्थायी पृथ्वी के बीच जो परिवर्तनशील संबंध है उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमारी, एलन सैंपल एवं रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें, तो इन दोनों के परिभाषित किए गई बात को आप लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जो हमारा कल की वीडियो में मैंने आप सभी को जो समझाया था वो जो है खत्म हो गया। अब हम नई जानकारी लेंगे और नई वीडियो में कुछ नई जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आप सभी को 2 भूगोल बेता के बारे में बताया था, जो मानव भूगोल के बारे में बताए थे। आज हम तीसरा भूगोल बेता के बारे में जानेंगे कि जो मानव भूगोल के बारे में क्या बताते हैं। आइए जानते हैं। जिन तीसरा भूगोल बेता का नाम है बिडाल डी ब्लास। बिडाल डी ब्लास जी के बारे में आइए जानते हैं। तो ये जो है बिडाल डी ब्लास जी, ये फ्रांस के प्रख्यात भूगोल वेता थे। जो बिडाल डी ब्लास जी हैं फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के ये प्रख्यात फेमस भूगोल वेता थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिडाल डी ब्लास जी कहाँ के भूगोल वेता थे, तो फ्रांस के थे। तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद इनका जन्म 1848 ईस्वी में हुआ तथा देहांत 1918 ईस्वी में हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिडाल डी ब्लास जी का जन्म कब हुआ, तो 1848 ईस्वी में। देहांत कब हुआ, 1918 ईस्वी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनके जन्म मृत्यु बारे में, तो आशा करते हैं आपको आपका छूटेगा नहीं, आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। तो आइए आप जानते हैं कि जो बिडाल डी ब्लास जी हैं, जो भूगोल वेता है, प्रख्यात भूगोल वेता, ये मानव भूगोल को किस तरह से परिभाषित करते हैं। आइए जानते हैं। ये मानव भूगोल को के बारे में बोलते हैं कि इनकी कि मानव जाति तथा मानवीय समाज का विकास वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही होता है। ये मानव भूगोल के बारे में बोलते हैं कि जो मानव समाज है और मानव जाति है उसका विकास वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के ही अनुरूप ही होता है। प्राकृतिक वातावरण अनुरूप मतलब प्रकृति के संदर्भ में ही होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये जो बिडाल डी ब्लास जी हैं, ये मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो मानव समाज है और मानव जाति है, मानवीय समाज है और जो मानव जाति है उसका विकास प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही होगा। अगर प्राकृतिक वातावरण अच्छा है तो वहाँ के मानव समाज और मानवीय जाति का विकास होगा। अगर प्राकृतिक वातावरण अच्छी नहीं है, खराब वहाँ की प्राकृतिक वातावरण है, तो वहाँ के मानवीय समाज और मानवीय जाति का विकास नहीं होगा। तो आशा करते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा बिडाल डी ब्लास के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें, तो आप इसको सीधा सीधा लिखिएगा कि मानवीय समाज एवं मानव जाति का विकास वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही होता है। तो आप इसको लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। इसको आप अपने तरीका से भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा बिडाल डी ब्लास जी के बारे में, तो जन्म कब हुआ, तो 1848 में। मरण कब हुआ, 1918 में। कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के। इनके अनुसार ये मानव भूगोल को किस तरह से परिभाषित किए, तो आशा करते हैं आप लोग लिख देंगे। अब आगे की ओर जानेंगे और 2 भूगोल वेता और हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए दोनों भूगोल वेता के बारे में जानकारी लेते हैं। हमबोल्ट तथा रिटर की मृत्यु 1859 ईस्वी में हुआ था। हमबोल्ट और जो रिटर जी थे, जो एक प्रख्यात भूगोल वेता थे, उनका जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमबोल्ट तथा रिटर की मृत्यु कब हुई थी, तो लगाइएगा आंसर 1800। कब लगाइएगा, 1859 ईस्वी में हमबोल्ट तथा रिटर की मृत्यु हुई थी। तो हमबोल्ट तथा रिटर जी जो है वे भी मानव भूगोल के बारे में कुछ बोलते हैं। तो आइए जानते हैं वे क्या बोलते हैं मानव भूगोल के बारे में। तो रिटर जी पहले बोलते हैं। रिटर जी बोलते हैं पृथ्वी को मानव का निवास माना, जबकि हमबोल्ट ने मानव को मात्र पृथ्वी का जीव माना। कहने का तात्पर्य है कि रिटर जी मानव के बारे में बोलते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी ये मानव का निवास है, घर है, मानव का घर है। तो रिटर जी बोलते हैं कि पृथ्वी जो है वह मानव का घर है, और हमबोल्ट बोलते हैं कि मानव जो है पृथ्वी का एक जीव है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता हैं जो कि मानव को पृथ्वी का जीव मानता है? तो उसको आप लगाइएगा हमबोल्ट। क्या लगाइएगा? हमबोल्ट। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरा कि वह कौन सा भूगोलवेत्ता है जो मानव का निवास स्थान पृथ्वी को मानते हैं, तो रिटर में मारिएगा। तो इससे आपका दो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला है। तो तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर हाल में याद होना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा, हमबोल्ट तथा रिटर की मृत्यु कब हुई? तो 1859 ईस्वी में। किसने मानव का निवास स्थान पृथ्वी को माना? तो रिटर ने। उसके बाद पृथ्वी का जीव मानव को पृथ्वी का जीव किसने माना? तो हमबोल्ट ने। तो इसको याद रखिएगा और इससे आप ऑब्जेक्टिव निकाल कर रिवीजन कीजिएगा और इसको याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे कि मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति कहने का तात्पर्य है कि मानव जब आदि मानव यानी शुरुआती मानव, जब आदि मानव कहने का मतलब शुरुआती मानव, तो शुरुआती आदि मानव जो था अपने आदि मानव जो था किस तरह से प्रकृति में रहता था, प्रकृति के दास के रूप में रहता था, प्रकृति से डरता था, प्रकृति का पूजा करता था, प्रकृति का किस तरह उस पर नियंत्रण था। तो इसी को कहते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। तो आइए डिफिनीशन से अच्छी तरह से समझते हैं। प्रकृति तथा मानव अविभाज्य है। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति तथा मानव अविभाज्य है। अविभाज्य कहने का तात्पर्य है जिसे अलग ना किया जा सके। तो उसी तरह है प्रकृति और मानव जो है, प्रकृति और मानव को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। अगर हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे तो हमें मानव के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, अगर हम मानव के बारे में पढ़ेंगे तो हमें प्रकृति के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से प्रकृति और मानव एक है, अलग नहीं है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे, तथा यह एक दूसरे से इतनी जटिलता से परस्पर जुड़े हैं कि प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह अलग नहीं किया जा सकता। इस आधार पर पहले इतना समझा देता है आपको। तो जब प्रकृति और मानव को हम अलग नहीं कर सकते, वो एक ही है। तो आगे जानते हैं कि जो प्रकृति और मानव है इतनी जटिलता से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम इसे चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव और प्रकृति के बीच कैसा संबंध है, तो आप लिखिएगा कि मानव एवं प्रकृति के बीच मानव एवं प्रकृति अविभाज्य है तथा मानव एवं प्रकृति के बीच जटिलता जटिलता से मानव एवं प्रकृति एक दूसरे से इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि इन्हें चाहकर भी हम अलग नहीं कर सकते। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मानव और प्रकृति के बीच कैसा संबंध है। उसके बाद आगे जानते हैं। तो इसी आधार पर कुमारी एलन सैंपल ने मानव भूगोल को परिभाषित किया था। जो अमेरिका की प्रख्यात भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था कुमारी एलन सैंपल, वे जो मानव भूगोल को परिभाषित किए थे तो इसी आधार पर किए थे। किस आधार पर किए थे? तो इस आधार पर किए थे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे की ओर समझते हैं। अब हम जानेंगे कि मानव का प्रकृतिकरण। सॉरी बच्चों, मैंने पीछे पीछे इसमें मैंने आपको बता दिया था क्या कहते, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो मानव भूगोल की प्रकृति, इसमें मैंने आपको बता दिया था क्या कहते हैं कि मानव किस तरह से अपनी आदि मानव किस तरह से प्रकृति पर निर्भर रहता था, प्रकृति को पूजा करता था, प्रकृति किस तरह से मानव पर नियंत्रण रखता था। तो इसमें ये ना होकर ये इसमें होगा। तो इसको याद रखिएगा, मानव का प्रकृतिकरण कहने का तात्पर्य वही हुआ। तो आइए अब समझते हैं मानव का प्रकृतिकरण। ये जो है, ये आपको हम बता देते हैं, ये VVI है। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है 5 नंबर, वो भी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो आइए समझते हैं। मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की आरंभिक अवस्था में आदि मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित रहा था। कहने का तात्पर्य है कि
कहने का तात्पर्य है कि जो जब आदि मानव जब मानव की उत्पत्ति हुआ तो मानव जितने भी मानव थे वे प्रकृति से प्रभावित रहते थे, प्रकृति से डरते थे। उसके बाद एवं मानव की सभी क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का पुनः नियंत्रण था, जिसका प्रमुख कारण था कि आदि मानव की समाज की प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत नीचा था। कहने का तात्पर्य है कि मानव के जितने भी क्रियाकलाप थे, मानव जितने भी कार्य करते थे, जितने भी क्रियाकलाप करते थे, कार्य करते थे, उस सब पर प्रकृति का नियंत्रण था। इस मानव के क्रियाकलाप पर प्रकृति का नियंत्रण क्यों था? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है कि आदि मानव की जो प्रौद्योगिकी का स्तर था वह बहुत नीचा था। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आइए आगे समझते हैं आगे क्या कह रहा है। तथा मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। जो आदि मानव थे तो उनका जो सामाजिक स्तर था वे भी विकास की शुरुआती अवस्था में था। उसके बाद प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः दास के रूप में कार्य करता था। जब आदि मानव की प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था तो जितने भी आदि मानव थे वे प्रकृति के अंतर्गत प्रकृति का दास के बन के प्रकृति का कार्य करते थे, प्रकृति का दास बनकर प्रकृति का कार्य करते थे। यहाँ आपसे ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि मानव प्रकृति का क्या है, तो आप लगाइएगा दास। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव निकलता है। उसके बाद आगे, प्राकृतिक शक्तियों की शक्तिशाली एवं पूजनीय मानता था। प्रकृति आदि मानव समय में प्रकृति इतना शक्तिशाली था कि आदि मानव इसे शक्तिशाली मानकर इसको पूजा करते थे। जिस तरह से आज हम देवी देवताओं को पूजा करते हैं, तो आदि मानव भी उसी तरह प्रकृति की पूजा करते थे। क्योंकि इसलिए पूजा करते थे क्योंकि वे प्रकृति से डरते थे, कहीं उन पर प्रकृति अत्याचार ना करे, उन्हें मार ना दे, इसीलिए उनका पूजा करते थे। साथ ही अपने सतत पोषण के लिए मानव प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता था। तो यहाँ पहले आप समझिए सतत पोषण क्या होता है। सतत पोषण क्या होता है इसको पहले हम आपको समझाते हैं। सतत पोषण कहने का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज का उपयोग कर रहा है तो उस चीज का उपयोग उतना ही करे ताकि आने वाला पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि अपने आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर किसी भी कार्य को करना ही सतत पोषण कहलाता है। तो उसी तरह आदि मानव जो थे वे अपने आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर थे। इस तरह आदि मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। इस तरह जब ये मानव जो थे प्रकृति से डरते थे, प्रकृति को पूजते थे, प्रकृति में अपने सतत पोषण विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते थे, तो इस तरह जब हो गया तो मानव जो था प्रकृति के अनुसार ढल गया। इसे ही मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। तो अगर आशा करते हैं आपसे अगर पूछा जाएगा कि मानव का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं, तो आप इसे अपना भाषा में भी लिख सकते हैं कि मानव की जब उत्पत्ति हुई तो मानव प्रकृति से प्रभावित था तथा मानव के सभी क्रियाकलाप पर प्रकृति का नियंत्रण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव का जो प्रौद्योगिकी का स्तर था वह नीचे था तथा आदि मानव के समाज का विकास भी आदिम था। इसीलिए आदि मानव प्रकृति के डर से प्रकृति में जो भी कार्य करते थे प्रकृति के दास बनकर कार्य करते थे तथा प्रकृति को शक्तिशाली मानकर उसकी पूजा भी करते थे और अपने सतत पोषणीय विकास के लिए प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते थे। इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव की प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप आसानी से अपनी भाषा में लिख देंगे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मानव का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं।
आगे टॉपिक है जो परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता लेकिन आपके नॉलेज के लिए है, तो आप जान लीजिए। तो आइए जानते हैं। वर्तमान में विश्व के अनेक भागों में निवासित आदि मानव जनजाति जिनका प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न है वो आज भी प्राकृतिक वातावरण से डरते हैं। कहने का तात्पर्य है जिस तरह से आदि मानव आज से हजारों वर्ष पहले प्रकृति से डरते थे, प्रकृति पर निर्भर रहते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद समय बीतता गया, उसके बाद जब प्रौद्योगिकी का विकास हो गया तो मानव जो था प्रकृति से नहीं डरने लगा, प्रकृति पर निर्भर नहीं रहने लगा। अब प्रकृति मानव पर निर्भर रहने लगा। तो लेकिन ऐसा हर जगह बात नहीं है, कुछ कुछ ऐसा जगह है जहाँ आदि मानव रहते हैं, और वे आदि मानव का जो प्रौद्योगिकी का स्तर है आज भी उतना अच्छा नहीं है, वे भी आज भी निम्न है। और वो जो वर्तमान समय में जो आदि मानव है कहीं कहीं पर निवासित है, तो वे आज भी प्राकृतिक वातावरण से डरते हैं और प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर रहते हैं और उन प्राकृतिक को पूजा करते हैं। तो आज भी आदि मानव है, और आज भी आदि मानव प्रकृति से डरते हैं और प्राकृतिक को पूजा करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो लिख दीजिएगा, नहीं पूछा जाएगा तो यह इसको याद रखिएगा, आगे कंपटीशन में आपको काम दे सकता है। जो मानव की जो प्राकृतिकरण था इसके बारे में जो दो भूगोल बेता हुए कुछ कुछ अपना डिफिनेशन देते हैं, तो आइए उसको थोड़ा जान लेते हैं। वो जर्मन भूगोलवेताओं ने आदि मानव समाज तथा प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य इस प्रकार के अंतर संबंधों को जर्मन भूगोलवेता रेटजेल ने पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो रेटजेल हैं जो कि जर्मन के एक प्रख्यात भूगोलवेता हैं, जो कि मानव भूगोल के जनक यानी पिता भी हैं, तो वे जो मानव का प्रकृतिकरण है उसके संदर्भ में बोलते हैं कि जो मानव एवं प्रकृति के बीच जो प्रबल शक्ति है, तो उसको वे जो रेटजेल है वे बोलते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। तो आपसे पूछ तो अगर आप क्या कहते हैं उसको, पर्यावरण निश्चयवाद निश्चयवाद कहने का तात्पर्य है कि मानव जो है प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर होना ही प्रकृति पर मानव का पूर्ण रूप से निर्भर होना ही निश्चयवाद कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा निश्चयवाद किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा कि मानव को प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर होना ही निश्चयवाद कहते हैं। तो नेटजेल जी हैं वे मानव की प्रकृतिकरण को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी निकलता है कि ऐसे कौन से भूगोलवेता है जो मानव का प्राकृतिकरण को पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या नाम है, रेटजेल। कहाँ के रहने वाले हैं, तो जर्मन के रहने वाले हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आसानी से आप इसको मार दीजिएगा। आगे समझते था। कुमारी एलन सैंपल ने इस विचारधारा के संदर्भ में लिखा कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। जो अमेरिका के प्रख्यात भूगोलवेता थे जिनका नाम था कुमारी एलन सैंपल, जो कि रेटजेल की शिष्या भी थे, वे मानव की प्राकृतिकरण के संदर्भ में बोलते हैं कि जो मानव है वो पृथ्वी तल की उपज है। मानव की पृथ्वी तल की उपज कहने का तात्पर्य है कि जो मानव है वे मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो पृथ्वी से हुई है, तथा जिस तरह से माँ अपने बेटे से प्यार करता है उसी तरह पृथ्वी भी मानव से प्यार करती है और और मानव को रहने के लिए पृथ्वी जो है मानव को रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए खाना दिया है, पीने के लिए पानी दिया है, उसके बाद सांस लेने के लिए हवा दिया है, उसके बाद काम करने के लिए कार्य दिया है, और क्या कहते हैं ऐसी बहुत सी कठिनाइयाँ दी है जिससे कि मानव शक्तिशाली हो सके। तो इसी को कहा जाता है मानव पृथ्वी तल की उपज है।
तो इससे आपका दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा कि ऐसे कौन से भूगोलवेत्ता है जो कि मानव का प्रकृतिकरण को दूसरा नाम मानव पृथ्वी तल की उपज भी कहते हैं, तो उनका नाम है कुमारी एलन सैंपल। तो इससे आपका दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला है कि पर्यावरण निश्चयवाद की अवधारणा किसने दिया, तो रेटजेल ने। मानव पृथ्वी तल की उपज या किसने बोला, तो कुमारी एलन सैंपल ने। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से मार दीजिएगा। हमारा जो वीडियो है वो खत्म हो गया, और हम आज इतना ही पढ़ाएंगे। फिर हम कल के वीडियो में नई जानकारी लेकर आएंगे और आपको नई जानकारी देंगे। तो वीडियो को हम आज यहीं पर द एंड करते हैं। और जाने से पहले अगर चैनल पर नए आए तो एक सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक जरूर कर दें। अगर वीडियो में आपको सीखने को मिला, आपको समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, तो वीडियो पर जरूर कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय।